हम डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। क्यों सोचते हो साथियों कि बुरा होगा, बढ़ाते रहिए कदम दर कदम, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और अगर कुछ भी ना मिला तो तजुर्बा होगा। जी हाँ साथियों, अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, तजुर्बा होगा। लेकिन हम अपनी जंग जारी रखेंगे, हम अपने हौसले को बुलंद रखेंगे और इसी बुलंद हौसले के साथ हम अपने कार्य दायित्व का निर्वहन करेंगे साथियों। फिलहाल एक नया एपिसोड आपके स्वागत के लिए खड़ा हुआ है साथियों, इंतजार कर रहा है। आइए जुड़िए साथियों। फिलहाल गुर्जर प्रतिहार वंश एपिसोड 2 आपका स्वागत अभिनंदन करता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पूरे मनोवेग से हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, हमें अपने कार्य दायित्व का बेहतर निर्वहन करना है। इस उद्देश्य से हम लगातार अनवरत रूप से आपको एपिसोड भी दे रहे हैं और जिसमें हमारी कोशिश है कि लगातार हम आपको कुछ ऐसा दे पाएँ कि आप भी उसे उसी तरीके से ले पाएँ। जी हाँ साथियों, तो एपिसोड 2 आपके लिए हाजिर है। एपिसोड 1 का अगर रिकैप लें तो आप यहाँ तक इतनी बातें जान पाए हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि ये वंश वाकई में वीर वंश है, बलशाली है, योद्धा वाले वंश हैं और इसके साक्ष्य प्रमाण हम रिकैप यानी एपिसोड 1 में छोड़ आए हैं। अतः एपिसोड 1 देखना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान आपकी जो ज्ञान का गागर है उसमें सागर भरने का काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि हम क्रमबद्ध तरीके से अपने कार्यदायित्व का निर्वहन करें साथियों। फिलहाल आज का जो वंश है यहाँ हम सीधी पॉइंट दर पॉइंट बातें करेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी और इस क्षेत्र में करना चाहते थे एपिसोड 1 में कर चुके हैं साथियों। इसलिए मेरी गुजारिश होगी आपसे कि एपिसोड 1 जरूर देखें। देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें, आज हमारी पॉइंट दर पॉइंट जहाँ से एग्जामिनर आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, हरिश्चंद्र का नाम हमने एपिसोड 1 में लिया। ये हैं इस वंश के स्थापना करने वाले। अब देखना मैंने संस्थापक नहीं लिखा है साथियों, स्थापना इस वंश की नींव किसने रखी है तो हरिश्चंद्र ने रखी है। फिलहाल इसने उसमें महल सजाया नहीं है, बस इसने नींव रखी है। नींव कि लीजिए मैं एक नींव रखता हूं, घर तो तुम्हें बनाना है साथी। तो स्थापना करने वाला कौन है? हरिश्चंद्र। फिलहाल बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि ये चालुक्यों का सीमांत हुआ करता था। जो चालुक्य वंश था उसका ये सीमांत था, और सीमांत का मतलब जिसके सीमा का अंत है, अर्थात जो बहुत बड़ा राजा नहीं है, जो किसी राजा के आधिपत्य में उसके कार्य क्षेत्र में काम करता है, जो उसके शासन प्रणाली को बेहतर करने के लिए पर दबाव में रहता है। लेकिन सीमांत होते हुए भी इसने अपने वंश की एक नींव रख दी थी कि ऐसा काम होगा, और इसी नींव का अनुसरण उठाकर, इसी नींव के कार्यदायित्व को समझकर आइए देखिए आता है नागभट्ट। जी हाँ साथियों, नागभट्ट, नागभट्ट और इसके आगे लगेगा प्रथम, यानी नागभट्ट प्रथम। ये होगा इसका संस्थापक। संस्थापक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब ये वाकई में कुछ ऐसा करेगा, यानी घर बना देगा। देखना जरा, इतिहास गवाह है, इतिहास के प्रमाण कुछ इसी तरीके से मिलते हैं और हमारे इतिहासकार हमें इसी तरीके से रूबरू होने के लिए कहते हैं साथियों। अगर हम पॉइंट से ये बात समझ लें कि कोई छोटा राजा हो, छुटमुटिया राजा हो, जिसके पास बहुत बड़ी वैभव संभवता ना हो, पर उसकी इच्छा हो कि मैं राजा बनूंगा और अपने समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे मैं किसी राजा के अंदर नींव रखूंगा। इसका मतलब हुआ कि मैं अपने वंश को चलाना चाहता हूं। तो ठीक यही काम किया था हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र ने काम किया, इतिहास में सब यही करते आए हैं। इसके बाद देखना, नागभट्ट आकर के उस नींव पर घर बनाता है, इसलिए ये संस्थापक कहलाता है साथियों। देखिएगा वत्सराज, वत्सराज इसी वंश का बहुत ही प्रतापी शासक है, ये वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। अब आप फिर से सोचोगे सर जी अब क्या हो गया, वास्तविक संस्थापक क्या होगा? वास्तविक संस्थापक का मतलब हुआ अब ये घर को चलाएगा। घर बना देना, गाड़ी खरीद लेना ये बड़ी बात नहीं है। घर को संचालित करना, उस गाड़ी में फ्यूल डलाना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अब ये काम कौन करेगा? ये करेगा वत्सराज। वत्सराज का काम होगा कि हम इस कार्य को बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित करेंगे और आगे ले चल करके एक बहुत बड़ी रूपरेखा का निवारण करेंगे। फिलहाल इसीलिए हम इसे वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं साथियों, वास्तविक संस्थापक। फिलहाल यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अगर हम इसकी वंशावली पर ध्यान दें कि गुर्जर प्रतिहार वंश में आगे हमें किन किन चीज़ों को लेना है, किन राजाओं के बारे में पढ़ना है, तो आप देखिएगा क्रम मैं रख रहा हूँ थोड़ा सा। पुनः हरिश्चंद्र का नाम लिखूंगा, हरिश्चंद्र जो कि स्थापना करने वाले हैं। फिर आप देख पाएंगे नागभट्ट को, नागभट्ट फर्स्ट आएगा, और इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए तो वत्सराज आएंगे।
यानी क्रम से वही तीनों आएंगे। इसके बाद देखिएगा नागभट्ट द्वितीय आएगा, नागभट्ट द्वितीय। और इसके बाद तीसरे नंबर पर इस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज आएगा। मिहिर भोज का नाम आपने कई जगह सुना भी होगा, बहुत ही प्रतापी राजा थे मिहिर भोज, जिन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों जो अरब से आए हुए थे उन्हें भगाने का काम किया था। बहुत ही प्रतापी शासक थे मिहिर भोज, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे साथियों। देखिएगा मिहिर भोज के बाद अगर हम बात करें तो महेंद्र पाल आएंगे, महेंद्र पाल फर्स्ट आएंगे, महेंद्र पाल फर्स्ट। इसके बाद महीपाल फर्स्ट, महेंद्र पाल का लड़का है महीपाल फर्स्ट, ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे की क्रम में विजयपाल आएंगे साथियों, विजयपाल, विजयपाल ये हो गया। महीपाल फर्स्ट, सॉरी साथियों महेंद्रपाल सेकंड भी आएंगे यहीं पर, महेंद्रपाल द्वितीय भी आएंगे इसके पहले। इसके बाद विजयपाल, इसके बाद राजपाल, राजपाल भी हैं भैया। इसके बाद त्रिलोचन साहब हैं, त्रिलोचन, और लास्ट में आ जाएगा यशपाल। ये क्रमशः शासन करता है। इस गुर्जर प्रतिहार वंश में इन लोगों ने शासन प्रणाली को संभाला है, यानी इन्हीं के बारे में हमें आगे कहानी को समझना है और इन्हीं के बारे में पॉइंट दर पॉइंट चीज़ों को जानना होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न हमारा एग्जामिनर हमसे पूछेगा साथियों। फिलहाल देखिएगा यहाँ तक कि जहाँ हम बात कर चुके हैं, अब आप यहाँ दो बातें याद रखिएगा। एक तो संस्थापक, एक स्थापना करने वाला, एक संस्थापक, एक वास्तविक संस्थापक, जिसका यहाँ हमने अंकन कर दिया है। यशपाल को याद रखिएगा, ये इस वंश का अंतिम शासक है साथियों, अंतिम यानी लास्ट। आप मान के चलें, पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ऐसे करके प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते हैं साथियों। फिलहाल मुझे पूरा पता है, यकीनन आप इतना तो समझदार हैं ही कि आपको प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। ये मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात से पूरी तरीके से अवगत हैं कि हमें जवाब देने के लिए किस तरीके का दृष्टिकोण स्थापित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर कर देने के बाद हम अपने रास्ते को, अपने मार्ग को आगे बढ़ाएंगे साथियों। और सबसे पहले हर राजा के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें जानेंगे जो हमारे इतिहास में बताई गई हैं हमें। तो सबसे पहले हम नागभट्ट प्रथम के बारे में जानेंगे। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही प्रतापी शासक तो था ही, इसे कहा जाता है मलेच्छों का मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। ये बहुत ही प्रतापी शासक था साथियों। पर ये मान के चलें इस वंश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है, इसीलिए इसे संस्थापक कहे हैं। किसने? क्योंकि इसने उस नींव को बड़ा करने का काम किया है और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया है। ये सीमांत थे साथी, सीमांत, क्योंकि ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, लेकिन अब ये सीमांत न रह करके एक स्वतंत्र राजा की भूमिका में हमारे सामने आ रहा है साथियों। और इसे मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे हम, मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? तो नागभट्ट प्रथम को। और मलेच्छ का मतलब क्या हुआ? अरब आक्रमणकारी, या आप कह सकते हैं वो जो बाहर से आए हुए मुस्लिम आक्रमणकारी थे, थोड़े से गंदे थे ना वो, क्योंकि उनका वेशभूषा और नहाते वाते कम थे, वो थोड़े से गंदे स्वभाव के थे, गंदे प्रवृत्ति के थे, इसलिए हम लोगों ने अपनी भाषा में उन्हें मलेच्छ कह दिया। और मलेच्छों का नाशक किसे कह रहे हैं? नागभट्ट को, क्योंकि इसने उन्हें बढ़ने नहीं दिया, अपनी सीमा के अंदर आने नहीं दिया काफ़ी, इसीलिए तो कह रहे हैं ये संस्थापक है, प्रभावशाली है, एक बेहतरीन कार्य क्षेत्र का निर्वहन कर रहा है, एक राजा होने की भूमिका अदा कर रहा है। हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा इस तरीके से तो काम चलेगा नहीं साथियों। फिलहाल जितना हो सका है संघर्ष हुआ है, लेकिन कुछ अपने ही लोगों ने गद्दारी की है, जिसकी वजह से फिर हम तमाम प्रकार के शासन व्यवस्था को देख पाए हैं, झेले हुए हैं। देखिएगा, तो मलेच्छों के नाशक इसे कहा जाता है, नागभट्ट को। इसके बाद देखना, जिसे अभी हमने कहा वत्सराज की बात हमने अभी की थी साथी, वत्सराज, और वत्सराज को हमने कहा वास्तविक संस्थापक है। ये आपके मन मस्तिष्क में ये बात आएगी, सर वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं? वास्तविक संस्थापक का मतलब हुआ ऐसा राजा जो अपने सीमा का विस्तार कर पाए, ऐसा राजा जो अपने सीमा का विस्तार कर पाए तथा सबसे अच्छा कार्यदायित्व का निर्वहन कर पाए, शुरुआत कर पाए। तो वत्सराज उसमें से एक था। वाकई में नागभट्ट संस्थापक है, लेकिन इसने वो काम नहीं किया है जो वत्सराज ने कर दिखाया। वत्सराज ने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और इसने कहा नहीं, इतने में तो सीमित नहीं रहेंगे, हम अपनी प्रजा के उत्थान के लिए, अपने देश की गरिमा के उत्थान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये कार्यशैली थी वत्सराज की, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया साथियों। अगर हम इस वत्सराज की बात करें तो देखिएगा, इसी के समय में
त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इसी के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है साथियों। त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब समझना कि पूछा जाएगा ना आपसे इस तरीके का प्रश्न कि किसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तो वत्सराज के संबंध में समय में, और वाकई में इसमें क्या क्या था। तो एक तो ये प्रतिहार वंश था ही था, प्रतिहार वंश जिसका नेतृत्व कर रहा था वत्सराज, दूसरा था पाल वंश, पाल वंश, और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों में आपस में तनातनी चल रही थी। तनातनी का मतलब ये था कि कौन कार्य क्षेत्र का निर्वहन बेहतर करेगा और कौन किसका साम्राज्य आगे जाएगा। एक दूसरे से लड़ाई हो रही थी कि मेरी प्रभुता ज़्यादा है, मैं आगे बढ़ूंगा। तीन वंश थे, तीनों वंशों में आपस में संघर्ष था, तीनों आसपास के वंश रहे और तीनों में संघर्ष जारी था। इसी को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। और इसमें होता क्या है, प्रतिहार वंश का राजा वत्सराज, ये मैंने क्या लिख दिया साथियों, हाँ, प्रतिहार वंश का राजा वत्सराज, वत्सराज किसे हराता है, धर्मपाल को, धर्मपाल को पराजित करता है, धर्मपाल को पराजित करता है। आगे देखिएगा, वत्सराज धर्मपाल को पराजित करेगा, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव, ये ध्रुव वहां का राजा है, इससे हार जाएगा, इससे हार जाएगा। याद रखिएगा साथियों, मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वत्सराज त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका अदा कर रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इसकी भूमिका थी। कौन सा ऐसा राजा है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में अपनी भूमिका अदा की है, या किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। राष्ट्रकूट से संबंध लगा के पूछा जा सकता है तो ध्रुव के समय में, पाल वंश से पूछा जा सकता है तो धर्मपाल के समय में, या प्रतिहार वंश से पूछा जाए तो वत्सराज के समय में। इन तीनों राजाओं में आपस में संघर्ष था और जिसकी कहानी हमने बयां कर दी। वत्सराज ने धर्मपाल को क्या किया साथियों, पराजित किया, लेकिन वत्सराज किससे हार गया, ध्रुव से साथियों हार गया। वत्सराज ध्रुव से हार जाता है और वत्सराज धर्मपाल को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। यहाँ तक की कहानी आप समझ चुके हैं साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान के लिए साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की एक महत्वपूर्ण कहानी की रूपरेखा हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से हरिश्चंद्र इसकी स्थापना करता है, नागभट्ट संस्थापक बनता है, वत्सराज वास्तविक संस्थापक बनता है, किसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष का तात्पर्य क्या है, तीन अलग अलग वंशों में संघर्ष, जैसे राष्ट्रकूट, पाल और आपका ये गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का उस समय शासक कौन था, वत्सराज, और पाल वंश का धर्मपाल तथा राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव था। किसने किसको हराया, इसकी रूपरेखा भी हमने आपको प्रस्तुत कर दी साथियों। ऐसे प्रश्न, ऐसी रूपरेखा का निवारण हमारा एग्जामिनर हमारे एग्जाम में हमसे करता है साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही शिद्दत से सुन रहे होंगे, तो बहुत लंबा समय नहीं है, और ये मान के चलें कि हम बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी, क्योंकि हम तीव्र गति से जरूर चल रहे होंगे, हो सकता है मे भी, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ। ध्यान दीजिएगा साथियों। अब हम इसके बाद अगर बात करें तो आ जाएगा नागभट्ट। नागभट्ट, फिर से एक नागभट्ट आ गया साथियों। नागभट्ट शुरू में था लेकिन ये सेकेंड है। नागभट्ट द्वितीय का काम शुरू होगा, देखिएगा। अब ये इसका मेन पॉइंट क्या है, ये कन्नौज जीतेगा, कन्नौज को जीतेगा और इसको क्या बनाएगा, राजधानी। अब एग्जामिनर महोदय यहीं से प्रश्न बना लेगा। अब वो कहेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक है जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी, जिसने कन्नौज जीता और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। तो आप कहिएगा सर नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर जीत हासिल की और राजधानी बनाया। देखिएगा, इसने भी एक युद्ध लड़ा जिसका काफ़ी चर्चा रहा, मुंगेर युद्ध। मुंगेर युद्ध इसने किसे हराया था, वही धर्मपाल जिसे वत्सराज ने हराया, धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल को क्या किया था साथियों, पराजित किया था। धर्मपाल को पराजित किया था किस युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में। लेकिन ध्यान देना, राष्ट्रकूट वंश के ही शासक गोविंद तृतीय से हार गया था। देखिएगा साथियों, अब हम बात करेंगे तो यहीं ये उल्लेख किया जाएगा कि राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय से पराजित, गोविंद थर्ड से पराजित हो गया था। इसका मतलब है, ये मेन पॉइंट है साथियों। मेन पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर हम इस चीज़ को और भी बड़ा करना चाहें और थोड़ी सी इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ हमारे समझ में आएगी कि नागभट्ट द्वितीय जब शासन संभालता है, जब ये गद्दी पर बैठता है, वाकई में साथियों आप ये मान के चलें कि
कि जब ये गद्दी पर बैठेगा नागभट्ट द्वितीय, तो वाकई में इसका कार्यकाल बहुत ही लंबा ना चल करके, लेकिन हाँ शिद्दत भरा रहा, शिद्दत भरा रहा। और वाकई में हमारा जो ये प्रतिहार वंश है इसके उत्थान में इसने बहुत ही बेहतर काम भी किया। नागभट्ट ने कन्नौज को जीत लिया, कन्नौज को जीत करके वहाँ उस कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ये प्रश्न एग्जामिनर के लिए बहुत ही अच्छा रहा। दूसरी बात, जीता तो जरूर है, इसका एक युद्ध बहुत ही फेमस रहा, मुंगेर का युद्ध। उस युद्ध का नाम भी है मुंगेर का युद्ध। तो मुंगेर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ये प्रश्न एग्जामिनर चुन लेगा यहाँ से और कहेगा धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, मुंगेर का युद्ध। और यह हारा किससे था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय ने इसे पराजित कर दिया। इससे यह बात पता चलती है कि अभी फिलहाल प्रतिहारों में और इस राष्ट्रकूट में क्या चल रहा है, प्रतिद्वंद चल रहा है, अभी भी संघर्ष चल रहा है। जो त्रिपक्षीय संघर्ष वत्सराज के समय में था वो संघर्ष कहीं खत्म नहीं हुआ है। अभी भी देख रहे हैं कि राष्ट्रकूट ही आकर के इन्हें पराजित कर रहा है। इसका मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लोग। देखिएगा, अब अगर हम बात करें इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक आएगा साथियों, मिहिर भोज। मिहिर भोज आएगा और मिहिर भोज के इतिहास को कहीं ना कहीं हमारे पन्नों में दबा दिया गया। मिहिर भोज बहुत ही प्रतापी शासक था। कहा जाता है कि इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को गुफा में कैद कर दिया था। इसका मतलब हुआ कि इसने कहीं किसी को छोड़ा नहीं था, अपने वैष्णव धर्म को मानने वाला था और पूरी तरीके से सनातनी धर्म को मानने वाला समर्पण था इसके अंदर। और इसने पूरे मुस्लिम आक्रमणकारियों को यहाँ से भगाने का काम किया, मारने का काम किया। तो प्रतापी शासक था ये, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिहिर भोज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है साथियों। सबसे, जब भी पूछा जाए तो जवाब दीजिएगा, सबसे प्रतापी शासक है। और इसकी उपाधि थी साथियों, उपाधि याद कर लेंगे, उपाधि इसकी टाइटल थी आदि बराह की। आदि बराह इसकी क्या थी साथियों, उपाधि थी। आदि बराह इसकी उपाधि थी। और अब देखेंगे, अगर हम बात करें तो इसके बारे में एक अभिलेख आपको मिलेगा जिसका नाम है बराह, बराह अभिलेख। और ये किसका था, ताम्र था, ताम्र अभिलेख है ये साथियों। बराह का जो अभिलेख है वो कैसा है, ताम्र अभिलेख है। ये कहाँ आपको मिलेगा, कन्नौज में। कन्नौज में मिला था। कन्नौज को उस समय महोदय नगर भी कहा जाता था साथियों, कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था। देखिएगा, और मिहिर भोज के बारे में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप राजतरंगिणी कल्हण की देख सकते हैं, इसमें भी इसका उल्लेख है। मिहिर भोज के बारे में राजतरंगिणी में भी है और ग्वालियर प्रशस्ति में भी है। ग्वालियर प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख किया गया है। अब हमारे स्टूडेंट साथी ये सोचेंगे सर प्रश्न कैसे आएगा। देखो, मैंने सेकेंडों में यानी मिनटों में काम कर दिया है, लेकिन ये चीज़ें बड़ी हैं। मिहिर भोज से संबंधित प्रश्न शुरुआत करिएगा साथियों। सबसे प्रतापी शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का तो मिहिर भोज। दूसरा प्रश्न देखिएगा, किस शासक को आदि बराह की उपाधि प्राप्त थी, मिहिर भोज को। इसके बारे में साक्ष्य या प्रमाण कहाँ मिलते हैं, तो बराह अभिलेख इसका गवाह है जो कन्नौज यानी महोदय नगर में मिलेगा। राजतरंगिणी इसका गवाह है और मिहिर भोज के बारे में ग्वालियर प्रशस्ति में भी हमें प्रमाण मिलते हैं साथियों, यानी इसके बारे में यहाँ भी उल्लेख किया गया है। ये वो शासक था जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को भगाने का काम किया, यानी मुस्लिम लिख सकते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भगाने का काम किया, आक्रमणकारियों को भगाने का काम किया और उसमें सफलता भी हासिल की, भगाने का काम किया। नो डाउट आप इस बात को समझ गए साथियों। और देखना, इतना ही नहीं, मैंने अभी कहा कि राष्ट्रकूटों से इस वंश का सबसे ज़्यादा संघर्ष चल रहा था। सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत किसी से थी तो राष्ट्रकूटों से थी। और आप देख भी पा रहे हैं कि राष्ट्रकूटों से लगातार हारते भी आ रहे हैं। वत्सराज राष्ट्रकूट से हार गया और उसी राष्ट्रकूट के राजा से नागभट्ट द्वितीय भी हार जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट हावी पड़ रहे हैं, मजबूत पड़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए जो राजा बैठा है ये हारेगा नहीं, हराएगा। देखना अब होगा क्या, आप याद कर सकते हैं मिहिर भोज ने, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया। नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था साथियों। देखिए पॉइंट कितनी मजबूत है और आप भी इसे मजबूती के साथ अपने दिमाग में जगह देंगे। पराजित किया। मिहिर भोज ने
किस राष्ट्रकूट राजा को हराया था? कृष्ण द्वितीय को। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। अब आपके दिमाग में मिहिर भोज संबंधी कुछ बातों को हम डाल चुके हैं। ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारियों को भगाने वाला था। अब अगर बात करें इसी कड़ी में हम अगर आगे आएँ तो हमारे सामने राजा आएंगे महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट, वाकई में इनके समय में गुर्जर प्रतिहार वंश चरम पर था, चरम पर यह वंश था साथियों। यानी इसका मतलब हुआ कि चरमोत्कर्ष, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है ये राजा और पूरी तरीके से अपने साम्राज्य के लिए बेहतर कार्य दायित्व निर्वहन कर रहा होगा, इसलिए तो चरम पर ले जाएगा। देखिएगा तो महेंद्रपाल फर्स्ट आएगा, लेकिन इसे उपाधियों का बड़ा शौक था। ये खुद को परमेश्वर बताएगा, खुद को परमेश्वर की उपाधि देगा, परमेश्वर की उपाधि। और देखना परमेश्वर के साथ साथ परम भट्टारक की उपाधि भी खुद को देगा। परम भट्टारक, ये भी क्या इसकी है, टाइटल है, उपाधि है साथियों। देखिएगा प्रतिहार वंश इस समय कहाँ चला गया? चरम पर चला गया साथियों। अगर हम बात करें तो राजशेखर, हमने आपसे कहा भी है, पहले एपिसोड में हम बता भी चुके हैं, राजशेखर एक संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञाता थे साथियों, विद्वान थे संस्कृत के। इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी इसके बारे में बात हमने किया है। फिलहाल महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में रहा करते थे राजशेखर, राजगुरु की भूमिका में। महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में राजगुरु राजशेखर रहा करते थे, राजगुरु की भूमिका में, यानी राजगुरु राजशेखर रहा करते थे, जो संस्कृत के एक बहुत ही प्रखंड विद्वान थे। इन्होंने क्या क्या लिखा है साथियों? काव्य मीमांसा इनकी रचना है साथियों, काव्य मीमांसा। कई बार ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, कई बार। काव्य मीमांसा, अगर हम बात करें कर्पूर मंजरी की बात करें साथियों, तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, एक भुवन कोश, और एक इनकी रचना आप याद कर लीजिए बाल रामायण। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है साथियों। ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। किसके? महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में ये रहा करते थे। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई साथियों। हम अगर बात करें महेंद्रपाल के बारे में, हम लोग जो कुछ भी जान पाए, यहाँ से हमारे एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछेंगे। अब अगर इसी कड़ी में हम आगे बढ़ें तो हमारा नाम होगा अगले राजा के बारे में, महीपाल। इन्हीं का पुत्र था महीपाल फर्स्ट। ये लगभग 915 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 915 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। बगदाद से चल करके अल मसूदी आएगा। ये देखिए यात्री है भारत का, विदेशी यात्री। 915 ईस्वी में अल मसूदी आएगा। किसके शासनकाल में? महीपाल फर्स्ट के शासनकाल में। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, हुएनसांग किसके दरबार में आया, फला किसके दरबार में आया, तो ये सारे प्रश्न तो हमसे पूछे जाते हैं ना। अब देखना अल मसूदी किसके दरबार में आया साथियों? तो अल मसूदी बगदाद का निवासी था। बगदाद से चल करके 915 ईस्वी में ये महीपाल फर्स्ट के शासनकाल में भारत आता है। और देखना जब ये पहुंचेगा तो महीपाल को क्या कहेगा? बौरा। महीपाल को ये क्या कहेगा? बौरा या बौरा। अर्थात कहने का मतलब इसने अपनी भाषा में राजा को क्या बोला है? बौरा बोला है। अल मसूदी ने अपनी भाषा में राजा को क्या कहा है? बौरा या बौरा कहा है साथियों। थोड़ा सा परिवर्तन देखिएगा साथियों। 915 ईस्वी में अल मसूदी आ रहा है और ये महीपाल की शासन व्यवस्था को देखकर, महीपाल के कार्यदायित्व को समझकर कहेगा कि ये आर्यावर्त का महाराजा धीराज है साथियों। आर्यावर्त का महाराजा धीराज महीपाल को किसने कहा था? आर्यावर्त का महाराजा धीराज महीपाल को किसने कहा था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ देखिएगा एरो का निशान है। अल मसूदी ने महीपाल फर्स्ट को आर्यावर्त का महाराजा धीराज बताया साथियों। फिलहाल एक बात समझना, जहाँ बहुत ही ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर शासन व्यवस्था होती है, वहीं से बिखराव भी होता है। अब देखना, अगर ये बात कहा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का विघटन किस वंश में हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है, सॉरी साथियों, विघटन किसके शासनकाल में हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, विघटन प्रारंभ हुआ यहीं से और यहीं से ये वंश टूटना शुरू हुआ। विघटन यहीं प्रारंभ हो जाता है। आगे देखिएगा, आपको पता है इसके बाद महेंद्रपाल आएंगे, महेंद्रपाल सेकेंड आएंगे साथियों, महेंद्रपाल सेकेंड, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें, राजशेखर महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में रहता था, महीपाल के दरबार में भी राजशेखर रहा है, याद रखिएगा।
राजशेखर इनके भी दरबार में रहते थे। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता साथियों। निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजशेखर रहा करते थे? विकल्प नंबर 1 महेंद्रपाल फर्स्ट, विकल्प नंबर 2 महिपाल फर्स्ट, विकल्प नंबर 3 दोनों, विकल्प नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। अब दोनों सही होगा क्योंकि ये दोनों के दरबार में रहा करते थे। इसलिए एग्जामिनर महोदय कि पूछे जाने वाली तरकीब को भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम हवा हवाई में पढ़ते चले जाएं और बाकी चीज़ों को भूल ही जाएं साथियों। फिलहाल देखिएगा तो आर्यावर्त का महाराजा धीराज बोला इसे, अल मसूदी बगदाद से चल करके आया, इसके दरबार में आया। ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब हम आपको दे चुके हैं और ये चिन्हित प्रश्न साथियों, ये चिन्हित है, स्टार प्रश्न है। स्टार प्रश्नों की प्रश्नावली से सजी धजी ये क्लास है। अगर आप पूरी क्लास को शिद्दत से ले रहे हैं तो ध्यान देना, गुर्जर प्रतिहार वंश में आपको कोई फंसा नहीं सकता है। आगे देखिएगा विघटन प्रारंभ हो गया है किसके शासनकाल में? महिपाल फर्स्ट के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश टूटने लगा है। महेंद्रपाल द्वितीय आएगा, लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ इतिहासकार बता नहीं पाएंगे। महेंद्रपाल द्वितीय के बाद आपको बताया था हमने विजयपाल आएगा और विजयपाल के बारे में भी इतिहास मौन हो जाएगा। विजयपाल के बाद अगर हम बात करें तो राजपाल आएगा, राजपाल आएगा और राजपाल के बाद त्रिलोचन आएगा। इतिहास थोड़ी सी कहानी इनके बारे में बता जाएगा। राजपाल और त्रिलोचन को महमूद गजनवी हरा जाएगा, महमूद गजनवी हरा जाएगा साथियों। देखिएगा हराएगा इन्हें, समझिए साथियों। हमने कहा कि विघटन प्रारंभ है। महेंद्रपाल द्वितीय के बारे में इतिहास में साक्ष्य बहुत ही कम मिल पाते हैं। विजयपाल के बारे में इतिहास मौन हो जाता है, लेकिन राजपाल और त्रिलोचन के बारे में थोड़ा सा अपने पन्ने खोलता है, थोड़ा सा चिन्हांकन करता है। और यहीं पर देखिए महमूद गजनवी आएगा और राजपाल और त्रिलोचन को हरा जाएगा और इस वंश का अब पूरी तरीके से विघटन हो जाएगा और अंतिम शासक किसी तरीके से थोड़ी बहुत समय अपने इस समाज को चलाएगा, अपने इस वंश को चलाएगा और यशपाल के बाद इस वंश का पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा साथियों। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ साथियों, जो कहानी नागभट्ट से शुरू हुई, हरिश्चंद्र से शुरू हुई और आप मान के चलें यशपाल पे खत्म हो रही है। किस तरीके से दमदार रही है कहानी, कौन कौन से राजा ने क्या क्या काम किया है, किसने राष्ट्रकूट को हराया है और कौन राष्ट्रकूट से हारे हैं, किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भूमिका अदा की है, इन तमाम बातों से पर्दा हट चुका है। महिपाल, महेंद्रपाल, किसके दरबार में राजशेखर रहे, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको अवगत करा चुके हैं साथियों। और किस तरीके से ये टूट जाता है, महमूद गजनवी किसे हराता है, इन तमाम बातों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आशा विश्वास ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा साथियों। फिलहाल अच्छा लगा है तो आपका दायित्व जो कुछ भी है करिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।